हेलो एवरीवन। आज हम एंशिएंट इंडिया का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका टेरिटोरियल स्टेट्स एंड राइज ऑफ मगध। इसको महाजनपद पीरियड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जन था, जो कि बाद में जनपद हो गया था, और वही जनपद बाद में महाजनपद में कन्वर्ट होगा। तो ये जो जनपद से महाजनपद बनने की कहानी है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का अगर मैं जिस्ट निकालूं तो इसमें मैं दो पॉइंट्स रखूंगा। पहला पॉइंट ये है कि ये जो है सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का बिगिनिंग है। ठीक है, और दूसरा, क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का बिगिनिंग है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो मदद करेगा जनपद को महाजनपद बनाने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर। देखो, हम अगर बात करें कि कैसे जनपद काम कर रहे थे। ठीक है, जनपद हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में जनपद बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, और 5th सेंचुरी बीसी आते आते ये होता है कि जनपद इज ए कॉमन थिंग। और हम 450 बीसी के आसपास देखते हैं कि इस तरह के 40 जनपद होते हैं। ठीक है, पाणिनि ने अपने जो उनका एक किताब है जिसका नाम है अष्टध्यायी, उसमें वो 40 जनपद के बारे में मेंशन करते हैं। और ठीक उसी के बाद हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखते हैं कि 16 महाजनपद है। ठीक है, तो फिर जनपद से महाजनपद कैसे बने? ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा था कि मान लो यहाँ बहुत सारे ऐसे जनपद थे। अभी क्या था, अगर एक जनपद दूसरे जनपद को हरा रहा था तो बदले में वो ट्रिब्यूट मांगता था। ठीक है, कि तुमको हराया, बदले में मुझे कुछ पैसा दो। पर अभी जो महाजनपद बनेगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा, है ना। तो जनपद से महाजनपद बनने के लिए उसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर जनपद क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा था? ये इसी वजह से कलेक्ट नहीं कर रहा था कि देखो, जब जनपद का टाइम है तब हालांकि आयरन इंट्रोड्यूस हो चुका है इंडिया में, पर यह भी है कि एग्रीकल्चरल टूल्स उससे नहीं बने हैं। तो जब हम देखते हैं 5th सेंचुरी बीसी में आयरन से एग्रीकल्चरल टूल्स बनने स्टार्ट हो गए, और क्योंकि एग्रीकल्चरल टूल्स बने हैं तो ज़्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है। और जैसे ही ज़्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर होने लगा तो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है ना। और इससे पहले सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, हमने देखा था फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद से सरप्लस इकोनॉमी कन्वर्ट हो गया था सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में। और फिर से अभी क्या होगा, वही सब्सिस्टेंस इकोनॉमी आयरन की मदद से सरप्लस इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, तो अब क्या था, अगर एक जनपद दूसरे जनपद को हरा रहा था तो हो ये रहा था कि वो बस उससे पैसा लेके उसको छोड़ दे रहा था, क्योंकि टैक्स उतना नहीं हो पाता था। अभी क्योंकि टैक्स ज्यादा आ सकता है और हर साल आ सकता है, क्योंकि अच्छा एग्रीकल्चर होने लगा है, तो क्या किया कि एक जनपद जब दूसरे जनपद पर कब्जा किया तो उसको अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, और ऐसे जनपद मिलके फिर बनेंगे आपके महाजनपद। ठीक है, तो हमने ये बात किया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपके 16 जनपद मेंशन्ड है। आपको ये ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा बहुत याद रखना होगा, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन ये सब आ चुका है। ठीक है, तो इसमें से फिर कुछ जो कैपिटल कुछ जो आपके महाजनपद हैं उनका आपको कैपिटल भी याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले से, जो आपका कंबोज है उसका कैपिटल है पुष्कलवती। नेक्स्ट गांधार, उसका कैपिटल है आपका तक्षशिला। उसी तरह से थोड़ा ईस्ट में देखेंगे, मगध जो है उसका पहला कैपिटल है राजगीर, जो कि बाद में चेंज होता है पाटलिपुत्र। ठीक है, मॉडर्न डे पाटन। ठीक है, अभी थोड़ा अवंती पे देखते हैं। जो अवंती है उसका कैपिटल वैसे ही दो थे, एक नॉर्थ में कैपिटल था, एक साउथ में कैपिटल था। नॉर्थ का जो कैपिटल है वो है उज्जैन, और जो साउथ का जो कैपिटल है वो है माहेश्मती, आप जो वो मूवी में देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। और फिर दूसरे स्टेट्स जैसे पांचाल है, कुरु है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि जो कुरु है वो स्टेट को हम बर्ड्स भी बोलते हैं, और उनका जो कैपिटल हुआ वो पहले हस्तिनापुर था, और फिर बाद में वो बना आपका कुसुम्बी, क्योंकि हस्तिनापुर फ्लडेड होता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो आपको इसमें से कुछ कुछ इसमें से ज़्यादातर जो महाजनपद हैं उनके कैपिटल्स आपको याद करने होंगे, और थोड़ा बहुत लोकेशन भी, कि कौन नॉर्थ में पूरा पूरा नॉर्थ में है, कौन लास्ट वेस्टर्न साइड पे कौन है, ईस्टर्न पे कौन है। तो अंग है, अंग का कैपिटल चंपा है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा। अभी क्या है कि मगध ही क्यों राइज कर पा रहा है ना, तो इसको देखते हैं। ये तो हालांकि हमने देखा कि 16 महाजनपद है, पर मगध क्यों राइज कर रहा है, गांधार और कंबोज क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर अवंती थोड़ा बहुत राइज कर रहा है पर अस्माक क्यों नहीं राइज कर पा रहा है।
तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम मगध का लोकेशन देखें तो मॉडर्न डे मगध का लोकेशन होगा ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार, वो वाला इलाका, ये वाला आप देख सकते हैं मैप। ठीक है, और यहाँ से उसको कुछ एडवांटेजेस मिलती हैं जिनसे वो फिर थ्रू आउट इंडिया एक्सपैंड कर पाता है, और फाइनली यही मगध के राजा होते हैं अशोक, जो कि अपना एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मगध पे जो पहला डायनेस्टी जो रूल करता है वो है आपके बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, और बृहद्रथ डायनेस्टी जो है, इसके रूलर्स को हम महाभारत में हमको मेंशन्ड मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं जरासंध। ठीक है, ये आप इमेज में देखिए, आप महाभारत देखेंगे तो उसमें यह है कि जरासंध को मारने के लिए भीम कृष्ण की मदद लेंगे, उसको बीच में से फाड़ेंगे और दोनों ऐसा करके दो साइड फेंकेंगे, फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। तो ये मेंशन्ड है। उसके बाद सहदेव को हम देखते हैं, ये महाभारत की लड़ाई में लड़े थे और इनका डेथ होता है शकुनी के साथ लड़ते हुए। उसके बाद रिपुंजय को देखते हैं, जिनको कि बाद में असैसिनेट कर दिया जाता है, पर इनको गद्दी पे वही पांडव बिठाते। ठीक है, ये पहला डायनेस्टी हुआ। उसके बाद जो डायनेस्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका हरियांका डायनेस्टी। ठीक है, उसके जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर है वो है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने किया ये कि उन्होंने दो मेजर चीजें की। एक तो उन्होंने एग्रेशन दिखाया अपनी टेरिटोरी को एक्सपैंड करने के लिए, दूसरा उन्होंने अलायंस बनाया। ठीक है, और अलायंस बनाया उन्होंने मैरिज अलायंस। ठीक है, तो पहला देखते हैं एग्रेशन। आपने जो यहाँ पे देखा अंग स्टेट जो देखा आपने, कहाँ गया ये वाला, ये जो अंग स्टेट आप देख रहे हैं, इस पे कब्जा करता है मगध पहले बिंबिसार के अंडर। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, चंपा। ठीक है, इसको कब्जा करने के बाद में मगध अपना टेरिटोरियल पहला एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ये होता है कि ये मैरिज अलायंस करते हैं, 3 मैरिज अलायंस ये करेंगे। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या। पहला जो मैरिज अलायंस वो करेंगे वो है आपका पंजाब में। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लान थी वो है मद्रा क्लान। ठीक है, मद्रा क्लान। ये सेकंड जो वो मैरिज अलायंस करेंगे वो करेंगे आपके लिच्छवी के प्रिंस, लिच्छवी के जो प्रिंसेस है ना, उनसे। और तीसरा जो वो शादी करेंगे वो आपके कौशल जो है, कौशल उस स्टेट के जो प्रिंसेस हैं उन्हीं से। इनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि इनका नाम था आपका चेलना, चेलना, और इन्हीं का बेटा है आपका अजातशत्रु, जो कि इनके बाद में गद्दी पे बैठे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये एग्रेशन तो दिखा ही रहे हैं, साथ में अलायंस के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू अपने जो टेरिटोरियल स्टेट्स है उसको भी राइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर हम इसी टाइम पे एक दूसरा चीज भी हमको ये देखने को मिलता है कि जो इनके कंटेम्प्रारी जो डायनेस्टी है जो अवंती में। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी फिर अवंती में है ये हमको जानना है। अवंती में जो डायनेस्टी है वो है प्रद्योत डायनेस्टी। ठीक है, जो हमने इससे पहले स्लाइड पे देखा था कि रिपुंजय करके जिनको, तो रिपुंजय को असैसिनेट करते हैं अवंती में जो प्रद्योत डायनेस्टी है उसके फाउंडर। ठीक है, और फिर अपने बेटे को वो राजा बनाते हैं। ठीक है, और उनका नाम होता है प्रद्योत, पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट उनको मेंशन करते हैं चंड प्रद्योत के नाम से। ठीक है, तो अभी हमको ये देखने को मिलेगा कि अवंती भी अपने आप को टेरिटोरियली एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा, और वो पहले कब्जा करेगा वर्ष पे, जो कुरु आप देखेंगे, और उनका कैपिटल हुआ करता था, पहला था हस्तिनापुर और बाद में वो बना था कुसुम्बी। तो वो उसको एनगल्फ कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जैसे हम देखने को मिल रहा है कि मगध में भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट है, वैसे ही अवंती में भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट है। नेक्स्ट हम ये देखने को मिलेगा कि वो भी मैरिज अलायंस करेंगे। सेम लिच्छवी के एक दूसरे प्रिंसेस होंगे, सॉरी लिच्छवी के जो प्रिंस हैं उनका नाम है चेतक, और उनकी बेटी होंगी सैबा, और उनसे शादी करेंगे आपके प्रद्योत। ठीक है, अभी प्रद्योत भी सेम कर रहे हैं और बिंबिसार भी सेम कर रहे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है। पर बात यह है कि क्योंकि वो दोनों एक ही क्लान से जुड़े हैं जो कि लिच्छवी क्लान, और लिच्छवी क्लान से महावीर भी जुड़े हैं, क्योंकि लिच्छवी क्लान की जो आपकी चेतक है उनकी बहन त्रिशाला, उनके बेटे हैं महावीर। तो हमको ये देखने को मिलता है कि बिंबिसार, प्रद्योत और महावीर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं अजातशत्रु, ये एग्रेशन अपनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये 2 लड़ाइयां लड़ते हैं और तीसरे के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं मगध को। 2 लड़ाइयां जो लड़ते हैं, पहला वो लड़ते हैं काशी के साथ। ठीक है, उसको हराते हैं। नेक्स्ट वो लड़ते हैं, हालांकि उनकी मदर जो है वो लिच्छवी उनका घर है, पर
वो उसको नहीं छोड़ते और लिच्छवी पे भी हमला करते हैं। बोलते हैं कि ये वॉर जो है वो 16 साल चला था, पर फाइनली जो है लिच्छवी भी उनके कब्जे में आ जाता है। तो हम फिर से देखें कि टेरिटोरियल एक्सपांशन। और जो थर्ड जो बैटल है, क्योंकि अवंती के साथ इनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, तो फिर ये क्या करेंगे, अवंती इन्वेड ना करे, इसी वजह से वो फोर्टिफाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो थे बिंबिसार, उनको उनके और प्रद्योत के बीच में हालांकि हमको थोड़ा बहुत दोस्ती देखने को मिलता है। कैसे कि एक बार हमको ये देखने को मिलता है कि जो प्रद्योत होते हैं वो जॉन्डिस से पीड़ित होते हैं, तो जो आपके बिंबिसार हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी जो कोर्ट फिजिशियन है जिनका नाम है जीवक, उसको भेजेंगे कि तुम जाओ और उनका ट्रीटमेंट करो। तो हालांकि हमको थोड़ा बहुत दोस्ती देखने को मिलता है, पर जो हिस्टोरियंस वो एग्री करते हैं कि ये जो दुश्मनी है ये 100 सालों तक चलता है। तो अजात शत्रु ने दो काम किए, एक तो लड़ाई लड़ी और दूसरा उन्होंने प्रिपेयर कर दिया कि आगे अगर अवंती से बैटल हो तो हम जीते। तो वो कैसे किया, फोर्टिफाई करके। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे आए उड्डयन, इन्होंने दो काम किए। उन्होंने पहला तो अपना कैपिटल चेंज किया, इससे पहले इनका कैपिटल हुआ करता था राजगीर, अभी उड्डयन चेंज कर रहे हैं उसको पाटलिपुत्र में। ठीक है, और पाटलिपुत्र में चेंज करने के बाद में ये गंगा और सोन नदी का जो दोआब है वहां पे वो फोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, इससे वो वही अवंती के अगेंस्ट में अपने सिटी को, अपने जो महाजनपद है उसको, मगध को बचाने के लिए वो अपना फोर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद इनके जो लास्ट रूलर होते हैं इनको गद्दी से हटा के उन्हीं का मिनिस्टर जो है वो वहां पे बैठ जाता है, जिनका नाम है नंद। नंद डायनेस्टी वो स्टार्ट करते हैं और जो उसके फाउंडर बने वो है महापद्मानंद। ये पीरियड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महापद्मानंद बोथ इंडिया की हिस्ट्री और उड़ीसा की हिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। कैसे, देखो, महाजनपद सॉरी महाधनानंद जो महापद्मानंद है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनके टाइम पे हमको देखने को मिलता है पीक, मगध अपने पीक में है, पावर में, मिलिट्री पावर में। कैसे, इनके पास सब है, इन्फेंट्री, कैवेलरी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एलिफेंट। इन्हीं के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि जो अलेक्जेंडर है वो इन्वेड करते हैं इंडिया, जो आपने सुना होगा बैटल ऑफ हिदस्पस बिटवीन पुरु एंड अलेक्जेंडर। और पुरु जिसमें हार मानते हैं, पर अलेक्जेंडर उनको फिर से, क्योंकि उनकी साहस, वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, तो उनको फिर उनका गद्दी वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पे इन्वेड हुआ था, पर वो पंजाब से आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े, उसका एक रीजन ये माना जाता है कि इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, और दूसरा उसमें एलिफेंट्स थे जो कि ग्रीक्स ने कभी देखा नहीं था, तो उनको डर लगता है और फिर वो आगे नहीं बढ़ते। ये रीजन हम देखते हैं। दूसरा, महापद्मानंद फिर से एक्सपैंड करते हैं मगध को, और वो एक्सपैंड करके पहुंचा देते हैं कलिंग तक, और कलिंग को वो हराते हैं, और यहाँ से वो जीतने के ट्रॉफी के रूप में जो जैन का मूर्ति है उसको लेके चले जाते हैं। बाद में हम देखेंगे, जब उड़ीसा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि खारवेल 1st सेंचुरी बीसी में जब मगध को हराएंगे तो वहां से फिर से वो ट्रॉफी के रूप में उसको वापस लाएंगे और खंडगिरी में उसको एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके धनानंद। ये वीक रूलर थे, आपने स्टोरी सुना होगा कि चाणक्य ने इनको गद्दी से हटा के फिर मौर्य डायनेस्टी को गद्दी पे बिठा। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आती है, और मौर्य डायनेस्टी में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य पहले आएंगे, उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद सबसे महान मौर्य डायनेस्टी के अशोक। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, पर अभी बात यह है कि मगध जो है वो क्यों इतना एक्सपैंड कर पाया खुद को, वो इतना क्यों अपने आप को असर्ट कर पाया, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए। हालांकि हम देखिए अवंती थोड़ा बहुत तो असर्ट असर्ट करता है अपने आप को, पर उतना नहीं जितना मगध कर पाया। पहला रीजन है एम्बिशियस रूलर्स। हम देखते हैं चेन ऑफ एम्बिशियस रूलर्स, जो बिंबिसार से स्टार्ट हुआ वो खत्म हो रहा है अशोक और मौर्य डायनेस्टी के साथ में। ठीक है, तो चेन ऑफ एम्बिशियस रूलर्स वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते रहे कि एक्सपैंड करना है और खुद को बचाना है, ये हमने देखा। दूसरा है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये अवंती के साथ भी था, अवंती का भी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा था। कैसे, पर वो मगध से कम था। कैसे, मगध का अगर हम बात करें तो मगध के पास दो एडवांटेजेस थी। एक तो वो लोकेट है आपका मिड गैंगेटिक प्लेन में, जो मिड गैंगेटिक प्लेन है वहां पे वो लोकेटेड है, और इंडिया में रिवर्स को बोला जाता है आर्टरीज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो और हम देख रहे हैं कि जितने भी महाजनपद है मैक्सिमम कहाँ पे है, सब सब रिवर के साइड में है, तो उनको इजीली वो लोग इन्वेड कर सकते थे रिवर रूट के थ्रू। दूसरा ट्रेड है, और तीसरा जो है वो मिड गैंगेटिक प्लेन है, तो ये फर्टाइल प्लेन है, ये फर्टाइल होगा ऑब्वियसली। अगर ये फर्टाइल है तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस,
और किंग उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको खर्चा कर सकते हैं आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये हमको देखने को मिला। दूसरा जो है आयरन माइंस, ठीक है, ईस्टर्न एमपी, वहां पर आयरन माइंस हमको देखने को मिल रहा है। सेम अवंती के पास भी होता है कि उज्जैन में उनको आयरन माइंस देखने को मिलता है। तो ये रीजन होता है कि आयरन माइंस अगर हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए टूल्स भी बना सकते हैं, लड़ाई के लिए अच्छे हथियार भी बना सकते हैं। तो ये दो एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद नेचुरल बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मगध का एडवांटेज था। कैसा? उसका जो पहला कैपिटल है जो है राजगीर, और उसका दूसरा कैपिटल जो है वो है आपका पाटलिपुत्र। ये जो आपका पहला कैपिटल है ना राजगीर, वो क्या है, वो आपका 5 माउंटेन से घिरा हुआ है, 5 माउंटेन्स, इसी वजह से उसका नाम है राजगीर। और जो पाटलिपुत्र है उसका अलग नाम बताया जाता है कि जलदुर्ग, जलदुर्ग मतलब वाटर फोर्ट, जो फोर्ट ऐसा जो चारों तरफ से पानियों से घिरा हो। तो अभी अगर जब तक कैपिटल को ना हराए तब तक किंगडम नहीं हारा। और तब क्या होता था, ना तो तब कैनन्स थे ना ही गन्स थे कि आप फोर्ट को डायरेक्टली हमला कर पाओ। तो ये जोग्राफिकल एडवांटेज उनके पास। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनके पास जो है वो है यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर। हमने बात किया, अलेक्जेंडर भी डर गए थे। और अशोक जो उड़ीसा पे हमला करेंगे, एक ही रीजन होगा उनका, क्या, हाथियों को यहाँ से मूव करना अपनी आर्मी में। क्योंकि उड़ीसा के जो राजा हैं उनको क्या बोला जाता है, गजपति, मतलब किंग ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स का मोनोपोली उड़ीसा के पास था। तो तभी एक रीजन बनेगा कि उड़ीसा इन्वेट करना है उनको, है ना। और आज भी आप देखेंगे एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं वो उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो फिर ये रीजन होगा यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर। और लास्ट होगा आपका अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। मतलब अभी हम जितने भी किंग्स देख रहे हैं वो लोग क्षत्रिय नहीं है ना ही ब्राह्मण है ना। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक बैलेंस बना हुआ है। चारों जो वर्ण सिस्टम है, हमने प्रीवियसली देखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें क्योंकि किंग्स ही लो बॉर्न किंग्स हैं तो वो सोसाइटी को अच्छे से चला पा रहे हैं। तो इसी ये भी एक रीजन माना जाता है मगध का टेरिटोरियल राइज का। ठीक है, ओके, थैंक यू। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियसली यूपीएससी में आया हुआ था। आप ये देखेंगे 2007 का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये आप कोशिश कीजिए करने का और आंसर जो है कमेंट कर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।